हेलो गाइस। ये हमारी एमएलटी सेकेंड ईयर हेमेटोलॉजी की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर वाइज हॉफ ब्रांड के जो मैं आपको बताता जाऊंगा कि मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसमें जो टेक्निकल चीज़ें समझने वाली होंगी वो भी हम करते जाएंगे साथ साथ। और साथ साथ हम देखते जाएंगे कि हमारे लिए एमसीक्यूज़ के हवाले से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और एससीक्यू के हवाले से इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना उनके की टॉपिक्स अगर हम पढ़ लें तो हमें समझ आ जाएगी कि इस चैप्टर में दरअसल जो हमारा ऑथर है वो हमें क्या चीज़ें सिखाना चाह रहा है। बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन होता है इस चीज़ का। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं साइट ऑफ हीमोपोइसिस, हीमोपोइटिक स्टेम एंड प्रोजेनिटर सेल्स, बोन मैरो स्ट्रोमा, द रेगुलेशन ऑफ हीमोपोइसिस, ग्रोथ फैक्टर, एडिशन मॉलिक्यूल, सब कुछ इसके बारे में। मतलब कि इसके टॉपिक इस चैप्टर में वो हमें जनरल जो टॉपिक्स हैं, ब्लड सेल लाइंस कैसे बन रही हैं, वो क्या क्या फैक्टर जो उन पे एक्ट करते हैं और कैसे कैसे वो रेगुलेट हो रहे हैं, इसके बारे में वो हमें बताएगा। ठीक है। साइट ऑफ हीमोपोइसिस के लिए एक ये टेबल है जो कि अमूमन पेपर में 2 नंबर का सवाल आ जाता होता है एससीक्यू के अंदर, जिसमें वो कहता है कि आप साइट ऑफ हीमोपोइसिस लिखें। इसके अलावा इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है। और मेजर एमसीक्यू जो होता है वो होता है कि जनाब जो 2 to 7 मंथ है, ये वाला जो लाइफ स्पैन है फीटस का, इसमें जो हमारी ब्लड सेल लाइंस है कहाँ पे बन रही होती है। तो 0 से 2 मंथ जो होती हैं वो यॉर्क सैक में होती हैं। ठीक है। जो 2 से 7 मंथ्स हैं वो लीवर या स्प्लीन बन रही होती हैं, और 5 से 9 मंथ है वो बोन मैरो में बन रही होती हैं। उसके अलावा इन्फेंट्स जो हैं वो बोन मैरो में बन रही होती है, स्पेशली ऑल बोन्स। और जब अडल्ट में आता है तो फिर हम लोग लॉन्ग बोन्स जो होती हैं ना, उनके मतलब एंड्स पे रह जाती हैं, मगर सब बोन्स जो होती हैं ना वो नहीं कर रही होती। जो फ्लैट बोन्स हैं, इस तरह की बोन्स हैं, जैसा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर है, सैक्रम है, स्कल, स्टर्नम है, इनके अंदर जो है ना हमारी हीमोपोइसिस लिमिट हो जाती है। ये एक टिपिकल पिक्चर है हमारी बोन मैरो की। ये जो आप वाइट स्पेसेस देख रहे हैं, ये दरअसल फैट लोब्यूल्स हैं। ठीक है। जो कि एज बढ़ने के साथ साथ जो है ये बोन मैरो में बढ़ते जाते हैं, या किसी डिजीज ग्रुप में, जो हमारी हीमोपोइटिक डिजीजेज हैं उसके अंदर जब ये बढ़ते हैं, तो जो ये आपको जो डॉटेड नजर आ रहा है ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे वो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स पड़े हैं। अब हीमोपोइटिक देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, और पोइटिक का मतलब है उसके अंदर पोटेंशियल है। हीमोपोइटिक ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसा बंदा है, ऐसी चीज है कोई जिसके अंदर ताकत है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो ब्लड बना सके। तो हीमोपोइटिक सेल और प्लूरी पोटेंशियल जो हम वर्ड यूज करते हैं, प्लूरी पोटेंशियल का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट सेल लाइंस बना सकता है। जो हीमोपोइटिक है इसका मतलब उसने ब्लड बनाना है। जो प्लूरी पोटेंशियल है उससे कोई भी चीज बन सकती है। और प्लूरी पोटेंशियल सेल डिफरेंशिएट होता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल में। ठीक है। प्लूरी पोटेंशियल स्टेम सेल वो है जिससे कॉन भी बन सकता है, उससे नर्व सेल भी बन सकता है, उससे कार्डियक सेल भी बन सकता है, उससे हीमोपोइटिक सेल भी बन सकता है, नेफ्रोटिक सेल भी बन सकता है। तो जब प्लूरी पोटेंशियल से ये बनता है हीमोपोइटिक, तो वो आगे फिर जो है ना डिवाइड करता है, और फिर वो आगे इरिथ्रॉइड, माइलॉइड और लिम्फॉइड या मेगाकैरियोसाइटिक में डिवाइड होता है। ठीक है। ये एक ट्रिफाइन बायोप्सी है। इसके अलावा इस पे जो चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है ये वाला टेबल। प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल था जो आगे डिवाइड हुआ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर्स में और कॉमन लिम्फॉइड में। जो माइलॉइड है और लिम्फॉइड है, मतलब सिर्फ कहने का लिम्फॉइड वो है जो लिम्फ ऑर्गन्स में, लिम्फॉइड ऑर्गन जो है हमारे स्प्लीन और जो थाइमस है उनमें अगर जाके वो ग्रो करते हैं, तो वहां से जो सेल निकलते हैं हम कहते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल, जिसमें हमारे बी, टी और एन के सेल्स होते हैं। ठीक है। और जो माइलॉइड सेल्स हैं मतलब सेल्स हैं, इसमें हमारे पास आज अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें सी एफ यू का मतलब है क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है। अब होता ये सीन है कि बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है जो अपने गिर्द वो कॉलोनी बनाता है, वो कॉलोनी बनाता है, और कुछ सेल होते हैं जब वो डिवाइड हो जाते हैं वो बाद में कमिट होते हैं। डिफरेंट जब उनके ऊपर आके रिसेप्टर्स लगते हैं, डिफरेंट जब उनकी साइट्स हैं, जब हम पढ़ेंगे जो उनकी डेवलपमेंट है, डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके अंदर उनके ऊपर ना, जिस तरह एक बेबी है ना, तो वो 4th वीक से पहले पहले उसके पास दोनों सेक्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो इसी तरह हर जो सेल है जब वो बन रहा होता है उसके पास सारे फीचर होते हैं, वो बाद में उसकी एपोप्टोटिक होती है, कोई मतलब सप्रेस हो जाता है, कोई रिग्रेस हो जाता है, कोई आगे जो है प्रोलिफरेट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आगे कौन से रिसेप्टर उसके ऊपर आगे एक्ट कर रहे हैं। तो क्लोनी फार्मिंग यूनिट जेम, अगर आप ये नीचे आके देखिए इनके बारे में लिखा ग्रेनुलोसाइट, ये लिखा हुआ है ग्रेनुलोसाइट, एरिथ्रॉइड,
मोनोसाइट एंड मेगा कैरियोसाइट, मतलब इस इसमें ये आगे कमिट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये सेल आगे कमिट हो रहा है, फिर क्लोनिफॉर्मिंग जो बेसोफिल में कम्युनिफॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट, इयोसिनोफिल्स और मोनोसाइट, ठीक हो गया। जो बेसोफिल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं एओसिनोफिल प्रोजेनिटर्स, और फिर आगे, फिर ये आगे जो ये वाला सेल था GMEO, ये आगे कन्वर्ट हो गया CFU EO और CFU GM, मतलब ग्रेनुलोसाइट जो आगे कन्वर्ट हुआ किसमें, मोनोसाइट में और न्यूट्रोफिल में, ठीक है। ये जैसे कमिटमेंट है जो सेल डिफरेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर एंड देयर नीड। फिर हमारे दो अलग सेल, मतलब ये तो आगे हमारे WBC एक साइड पे हो गए, ये जितना ये वाला जितना रीजन था, ये यहाँ इससे ये वाला जितना रीजन है, ये वाला जितना रीजन था, ये वाला, ये सारा हमारा ये वाला जो है ये हमारा WBC हो गया। अब ये जो दो सेल लाइंस हैं ये हमारी होगी एक प्लेटलेट की और एक हमारी होगी RBC की। जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो आगे प्लेटलेट में डिवाइड हो जाएंगे। और जो ये ब्रस्ट फॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि एक सेल है और जब वो डिवाइड करता है तो वो फिर लॉगरिथम जो वे है उसमें डिवाइड करता है, 2 4 6 2 4 8 और फिर 69 ऑनवर्ड, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रस्ट फॉर्मिंग यूनिट, फिर उसका क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट बनता है। ये आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता हो। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि सेल्फ रिन्यूअल का मतलब, ये एक टेबल है जो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इसको यहाँ से देखें, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, ठीक है। इसमें सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है कि कोई अपने आप को कितना रिन्यू करता है, ये इस पे इसकी लिमिटेशन है। अगर एक सेल इरिथ्रॉयड है तो उसने इरिथ्रॉयड ही बनना है, ठीक है, ये उसकी सेल्फ रिन्यूएशन है। और अगर एक माइलॉइड है तो उसके अंदर ये थोड़ी सी है कि हाँ वो लिम्फॉइड बनेगा या माइलॉइड बनेगा। फिर माइलॉइड में है कि वो मोनोसाइट बनेगा, बेसोफिल बनेगा, यूसिनोफिल बनेगा, ये उसकी रिन्यूएबल थोड़ी है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा, मतलब वो डिफरेंट सेल डिफर, जैसे हमारा मोनोसाइट है जब वो टिश्यू में जाता है तो वो जाके टिश्यू मैक्रोफेज टिश्यू मोनोसाइट में कन्वर्ट होता है और सालों सालों तक जिंदा रह जाता है। तो सेल्फ रिन्यूअल बहुत कम है। मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो 50-50% मैटर करती है। इसी तरह स्टेम सेल है, उसमें मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स हैं और रिकॉग्नाइजेबल कमिटेड मैरो प्रिकर्सर्स हैं, मतलब मल्टीपोट एक सेल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोजेनिटर मतलब जिनसे आगे चीजें बन सकती हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए ये नंबर डिक्रीज कर गया, जो हमारा ये शेडेड दूसरा है जिसमें रिकॉग्नाइजेबल कमिटेड सेल है वो आहिस्ता से कम कर गया ना। तो कमिटेड सेल का मतलब ये कि आप वो कमिट कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, तो वो आहिस्ता सा कम होते जाते हैं, पीछे वो बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे देखिए आप देखिए हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मगर फौजी जो कमिटेड लोग हैं वो कम है। कम तो मुराद मतलब है तो ऑब्वियसली ज्यादा, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से कम है ना, तो जो कमिट हो गया वो फिर ऐसा कम होते जाते हैं। पीछे बहुत से लोग हैं, मतलब पीछे बहुत से सेल है जिनके पोटेंशियल है कि वो भी फौज बन सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। ये आपको इतना ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। बोन मैरो स्ट्रोमा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, स्टेम सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, एडेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइगेंड्स है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये मगर ये भी कोई इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है ना रॉकेट साइंस है वो पता हो। फिर ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक सेल जो है ना कौन कौन सा फंक्शन है जिसकी बेस पे सेल जो है ना अपने आप को, अभी देखिए प्रोलिफरेशन, अर्ली सेल था, ग्रेनुलोसाइड क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, या अगर आपको ना नहीं चाहिए तो ये यहाँ नीचे लिखे होते हैं, ठीक है, क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। मतलब एक फैक्टर आया अर्ली सेल था, उसने आगे इसको दो में डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने कहा था ब्रस्ट फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं। डिफरेंशिएशन देखा, अब ये देखिए इसमें एक में लगा हुआ है ये वाला, इसका मतलब ये कि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसके पास जो सिग्नल आया वो न्यूट्रोफिल का था तो ये न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट हो गया, मोनोसाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ। मगर इसके बाद दोनों की कन्वर्ट होने की इसके पास कैपेबिलिटी थी मगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ। मैचुरेशन का मतलब ये कि देखिए अब ये देखिए इसके पास इसके जो न्यूक्लियस था ना वो क्रिस्टल शेप था। अब अभी इसके पास वो जो इसके पास असेंशियल प्रोटीन जो या जो अमाइनो जो एंजाइम्स इसको चाहिए थे अपना काम करने के लिए, ये हमारा एक न्यूट्रोफिल है, 3 लोब जो न्यूक्लियस है उसका, वो चाहिए था, उसकी मेचुरेशन होनी थी उसकी, तो उसके लिए उसको डिफरेंट रेगुलेशन चाहिए था। और ये सब डिपेंड कर रहा होता है हमारे सिग्नल्स पे, लाइगेंड्स पे, एडेनियन मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। उनके बारे में भी हम देखेंगे आगे आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें से आते होते हैं, बड़े बार बार क्वेश्चन पूछते होते हैं उसमें। सप्रेशन ऑफ अपोप्टोसिस, मतलब कि अब ये सेल था, इसकी सप्रेशन हो गई है कि ये न्यूट्रोफिल नहीं बनेगा। मतलब अब इसका कहने का मतलब ये है, सप्रेशन ऑफ अपोप्टोसिस का मतलब ये है कि ये सेल न्यूट्रोफिल नहीं बनेगा और कोई चीज़ बन सकता है। फिर फंक्शनल एक्टिवेशन, लेट सेल है, मतलब बन गया था वो
यूसिनोफिल बन गया था, मगर अब जब तक उसका एक्सपोजर ही नहीं होगा किसी चीज़ के साथ, तो वो अपना वो वाला फंक्शन फौजी तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक सामने दुश्मन नहीं आएगा। तो इसका भी वही मतलब है। तो ये भी क्वेश्चन आता होता है किस चीज़ में कि ग्रोथ फैक्टर, व्हाट आर ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स के ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे अगले वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबी हो जाए तो वो फोकस टूट लग पड़ता है। तो वो कैसे एक्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ होती है, अगली वीडियो में मिलते हैं।